ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है सेंटर ऑफ मास। क्या चल रहा है? सेंटर ऑफ मास चल रहा है। सेंटर ऑफ मास में एक वर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे, मोमेंट। क्या पढ़ेंगे? मोमेंट। मोमेंट जिसे हम लोग कहते हैं आघूर्ण। मोमेंट, ये मोमेंट क्या होता है? जितनी भी क्वांटिटी होती है सबका मोमेंट होता है। तो जैसे हम बैलेंस की बात देखिए, यहाँ देखिएगा, ये एक आपने तराजू देखा होगा। तराजू में दो पलड़ा होता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे पकड़ने का होता है ना, रे होता है ना। इस मास को अगर मैं m1 मानूं, इस पलड़े का मास अगर मैं m1 मानूं और इस पलड़े का मास m2 मानूं। देखिए तराजू है, तराजू कैसे पकड़ते हैं हम लोग? ऐसे पकड़ते हैं ना। एक पलड़ा इधर होता है, एक पलड़ा इधर होता है, बीच में पकड़ते हैं। जब बटखरा दोनों तरफ ना हो तो बैलेंस दिखाने के लिए ऐसे पकड़ते हैं दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ रोटेशन। वो जो पकड़ने वाला होता है ना, जहाँ पे बैलेंस की स्थिति में दोनों आ जाता है, वो पॉइंट ऑफ रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये पॉइंट? इस पॉइंट को आप यूं कहें कि पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब देखिए, और इसका मास क्या है? m1। इसका मास कितना है बाबू रे? m2। तो m1 और पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम r मान लेते हैं, r1। पॉइंट ऑफ रोटेशन और m1 के बीच का डिस्टेंस हमने कितना माना? r1। फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन दूसरा पलड़ा m2 के बीच के डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? r2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो पिंड है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन और ये m1 मास है इसका, इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r1 है। तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे, मोमेंट। देखिए, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ m1, यानी कि m1 का आघूर्ण। मोमेंट ऑफ m1 किसका मास है? इसका ना, ये है ना। इस पलड़े का नाम आप ए कर दो, बी कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन m1 का मोमेंट क्या होगा? m1 r1, यानी इसका द्रव्यमान और इसके और पॉइंट रोटेशन के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगा आपका? मोमेंट ऑफ, क्या कहेंगे जी इसको हम? मोमेंट ऑफ m1। मोमेंट ऑफ, अब देखिएगा, मोमेंट ऑफ दूसरा, देखिए मोमेंट ऑफ m2। मोमेंट ऑफ m2 क्या होगा? m2 r2। देख रहे हैं? मोमेंट ऑफ m1 r1, मोमेंट ऑफ m2 r2। तो मोमेंट निकलता कैसे है? किसी भी क्वांटिटी का मोमेंट हम कैसे निकालेंगे?
तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन, क्वांटिटी एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। वैसे हम मोमेंट निकालते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में जब डायरेक्शन बदलने की बात आती है, जब हम डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, उसकी दिशा बदलना चाहते हैं, साइकिल क्या है, कैसे बदलते हैं? इस तरह से हम हैंडल पकड़ते हैं, ऐसे पकड़े रहते हैं ना। अब देखिए, और बीच में एक निकला सा होता है, थोड़ा सा उठा होता है ना, तो वो पॉइंट ऑफ रोटेशन है। बीच में हैंडल के बीच में क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब देखिए, मोड़ने के लिए हम साइकिल कैसे करते हैं? ऐसे, देख रहे हैं, ऐसे घुमाते हैं। तो ये बाएं हाथ से हम बल लगा रहे हैं, इधर बाएं हाथ से हम इधर बल लगा रहे हैं अंदर की तरफ। साइकिल को उधर मोड़ना है, साइकिल को उधर मोड़ना है, उस दिशा में लेके जाना है। तो कैसे करेंगे? ऐसे। तो ये बाएं हाथ से बल लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा ना, है? और दाएं हाथ से बल उधर लगेगा, ऐसे लगेगा। दो बल लगेगा ना, एट ए टाइम 2 फोर्स अप्लाइड हो रहा है ना। अब देखिए, इस बल को मान लेते हैं हम F1, ये इधर लग रहा। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन का साइकिल के बीच में होता है ना, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन वो हुआ, इधर एक बल लगा। तो इस बल एक राशि है, बल एक फिजिकल क्वांटिटी है, बल एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी वो होता है विच कैन बी मेजर्ड, जिसे आप माप सकते हैं, जिसे आप तौल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइकिल के हैंडल को जो हम मोड़ रहे हैं, तो वहां पर एट ए टाइम एक ही समय 2 बल लग रहा है, दोनों बल की दिशा अपोजिट है। तो एक मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, कपल ऑफ फोर्स, टॉर्क, वहां पर 2 फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जब 2 बल किसी वस्तु पर एक समय में काम करता है। अभी देखिए, हैंडल पर 2 बल लग रहा है, एक बल इधर, दूसरा बल इधर, बीच में रोटेशन। तो इस बल का मोमेंट क्या होगा? इस बल का मोमेंट, तो बल डिस्टेंस बिटवीन ये वाला फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये बल का मोमेंट हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स F1। इधर जो ऐसे लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स F2। समझ रहे मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मोमेंट, जब तक आप मोमेंट नहीं समझिएगा कि मोमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट होता है, मोमेंट नहीं समझोगे, आगे जो अब टॉपिक आने वाला है उसमें हम मोमेंट यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास बाजाप्ता निकालेंगे, तो वहां पे मोमेंट वर्ड यूज होगा। तो पहले आपको मोमेंट समझना है। तो समझ, देखिए यहां पे मोमेंट क्या है? M1 का मोमेंट, ये मास का मोमेंट है। साइकिल के हैंडल में हमने फोर्स का मोमेंट बताया आपको। तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ना जी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब देखिएगा, ये मोमेंट किसका है? मोमेंट ऑफ M1 और मोमेंट ऑफ M2। M1 का मोमेंट होगा M1 R1, ये मास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन, और ये मोमेंट ऑफ M2 मास डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस R2। अब देखिए, यहां पे जो मोमेंट इसका और इसका, ये दोनों का जो मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन अलग है। एक ऐसे है, अभी जैसे मैंने हैंडल घुमाया तो फोर्स, तो 2 फोर्स लगा, दोनों की डायरेक्शन देखे, दिशा किधर थी? एक हाथ से ये बल की दिशा इधर है, और ऐसे मोड़ रहे हैं, एक की दिशा उधर है, अपोजिट। फोर्स की, बल की दिशा क्या है? अपोजिट, एक इधर एक इधर। तो देखिएगा यहां पे मास, ये एक ऐसे है और एक यूं है, देख रहे हैं? एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो घड़ी का कांटा जो घूमता है ना,
अगर वैसे वो उस डायरेक्शन में अगर हो तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी के कांटे के विपरीत अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस में होगा और क्लॉकवाइज माइनस में होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि मोमेंट ऑफ m1 ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? मोमेंट ऑफ m1 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसे घूम रहा है देखिए ना, ये ऐसे जा रहा है, घड़ी का कांटा तो ऐसे घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना? एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। अब बात करेंगे क्लॉकवाइज की। अब ये देखिए मोमेंट ऑफ m2, मोमेंट ऑफ m2 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि मोमेंट ऑफ m2 क्या है? क्लॉकवाइज है, तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो आप ये बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आया? क्लॉकवाइज क्या होगा? अरे क्लॉकवाइज क्या होगा? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इसी तरह अगर हम टोटल की बात करें, टोटल मोमेंट की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिए, टोटल मोमेंट तो ऐड करेंगे ना, तो देखिए सब ध्यान दीजिएगा, माइनस m1 r1 और प्लस क्या होगा? m2 r2। ये समझ रहे हैं? टोटल मोमेंट यही होगा ना, ऐड करेंगे ना दोनों को, इसके मोमेंट को इसके मोमेंट को ऐड करना, तो दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? एक प्लस में होगा एक। इतना समझ में आया? ये समझ गए हैं आप लोग? हाँ, m2 और ये वाला, हाँ सॉरी, देखिएगा ये आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस में होगा m1 r1 फिर प्लस, और ये आपका माइनस होगा, माइनस m2 r2, यानी कि m1 r1 माइनस m2 यही होगा ना। चलिए इसे उतारना है, उतार लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये मोमेंट जिन्होंने नहीं उतारा बाद में उतारिएगा, ठीक है, बाद में बगल वाले से उतार लीजिए। मोमेंट समझ गए ना? मोमेंट क्या होता है? मोमेंट किसका होता है? क्वांटिटी का होता है। किस क्वांटिटी का मोमेंट होगा? जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसे आप मेजर कर सकते हैं, जिसे आप माप सकते हैं। इतना समझ गए आप? अब ध्यान दीजिए कि हम एक पिंड लेते हैं, कोई एक पिंड है, कोई एक रिजिड बॉडी है। कोई भी रिजिड बॉडी कई पार्टिकल से मिलकर बनता है, कई पार्टिकल्स होते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए ये एक पार्टिकल है, ये क्या है? देखिए ये एक पार्टिकल है, इसका मास मान लेते हैं m1 है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल मैं ले लेता हूँ, ये इसका मास m2, एक पार्टिकल मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसका मास क्या है? m3। अभी हम लोग मोमेंट ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? अभी हम लोग मोमेंट ही पढ़ रहे हैं, वही टॉपिक है। तो m1, m2, m3 ये 3 पार्टिकल्स है, और 3 पार्टिकल्स से मिलकर एक रिजिड बॉडी बना है। रिजिड बॉडी क्या होता है वो मैं आप लोग को समझा चुका हूँ ना, कि रिजिड बॉडी क्या होता है। चलिए खैर, अब देखिए ये क्या है? 3 पार्टिकल्स, तो इसका एक पॉइंट रोटेशन होगा,
कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रिजिड बॉडी जो घूमती है तो सबका एक पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है जिसके चारों तरफ वो घूमती है। पॉइंट ऑफ रोटेशन, एक पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है जिसके चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स है वो घूमते रहते हैं। वो अभी मैंने आपको पॉइंट ऑफ रोटेशन बताया ना। इसमें पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ पे है वो हमें मालूम नहीं है। हम मान लेंगे कि ये है हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये मैंने मान लिया। ये एक ओ पॉइंट जो है ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन, ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है। M1, M2, M3 ये तीन पार्टिकल्स के मास हैं, द्रव्यमान है। M1 पहले पार्टिकल का द्रव्यमान है, M2 दूसरे पार्टिकल का द्रव्यमान है, M3 तीसरे पार्टिकल का द्रव्यमान है। ओके, और एक पॉइंट ऑफ रोटेशन O, एक पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसे हमने माना है। बात समझ रहे हो? अब देखिए, पॉइंट ऑफ रोटेशन O से ये पहले पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसे हम मान लेते हैं R1। R1 क्या मान लिया हमने? R1। पॉइंट ऑफ रोटेशन से, अभी जो मैंने तराजू वाला आपको एग्जांपल दिया था, पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो तराजू थी तो उसके बीच की दूरी हमने R1 माना था ना कि R1। इसी तरह से ये डिस्टेंस हम क्या मानेंगे? ये हमारा R1 है। कितना है जी? ये हमारा R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। ओके, अब देखिए इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R2, पोजीशन वेक्टर R2। ये डिस्टेंस हमारा है R3। समझिए, ध्यान दीजिएगा इधर। ये एक पिंड है, ये एक वस्तु है, रिजिड बॉडी है। कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है? 3 पार्टिकल से मिलकर बनी है। 3 पार्टिकल्स में कितना कितना मास है? पहले पार्टिकल्स का मास M1 है, दूसरे पार्टिकल्स का मास M2 है, तीसरे पार्टिकल्स का मास M3 है। और इसी में हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है, माना है कि यहाँ पे एक पॉइंट जो O है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन है। वो क्या? एक पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो पहला कण है, जो पहला पार्टिकल है, जो पहला पार्टिकल है, हेलो, हाँ बोलिए ना। क्या? जी 10th की छुट्टी। तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि M1 जो ये पार्टिकल है जिसका मास M1 है, इससे पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी कितनी है? R1। दूसरे पार्टिकल से बीच की दूरी R2। तीसरे पार्टिकल से पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी R3। इतना समझ गए आप लोग? अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक और पॉइंट हम यहां पर कंसीडर करते हैं, मानते हैं ये हमारा CM है। कौन? बिहार का CM। अरे बिहार का CM, सेंटर ऑफ मास। ये क्या है हमारा? एक पॉइंट हमने लिया CM, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से R है। कितना है? कैपिटल R। डिस्टेंस क्या माना हमने? अब देखिए, पहले इसको फिर से समझिए। कैगो पार्टिकल है? 3 पार्टिकल है। 3 पार्टिकल्स है। पहले पार्टिकल्स का मास M1, दूसरे का M2, तीसरे का M3। एक हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया। क्या लिया हमने? पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया। और पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है? बिंदु O है। ठीक है। अब देखिए, इस बिंदु पॉइंट ऑफ रोटेशन से R दूरी पर सेंटर ऑफ मास है। ये सब हमने माना है। बात समझ? सेंटर ऑफ मास है। समझ गए? सेंटर ऑफ मास
अब पॉइंट ऑफ रोटेशन से बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। अब देखिए सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है यहां पे, इसका द्रव्यमान कितना होगा बताइए तो। सेंटर ऑफ मास, इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है, सकेंद्रित होता है, कंसंट्रेट होता है। वो सकेंद्रित सारा द्रव्यमान एक जगह इकट्ठा होता है, वो सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास इज अ एड्रेस, लोकेशन, वो एक लोकेशन है यहां। अब इसका सेंटर ऑफ मास का जो मास क्या होगा, m1 m2 m3। कैसे हुआ, तीन गो पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स का मास यहां पर सकेंद्रित होगा कि नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास में हम कितना लिखेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखेंगे ना। क्योंकि अगर 5 पार्टिकल होता, m1 m2 m3 m4 m5, पांचों का द्रव्यमान होता, तो सेंटर ऑफ मास में द्रव्यमान हम कितना लिखते हैं वहां पर, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। क्योंकि पांचों कण का द्रव्यमान वहां पर सकेंद्रित होता। सेंटर ऑफ मास में जो द्रव्यमान केंद्र होता है वहां पर वस्तु का सारा द्रव्यमान सकेंद्रित होता है, केंद्रित होता है ना। चलिए यहां 3 कणों से मिलकर एक वस्तु का निर्माण हुआ है, इस वस्तु का सारा द्रव्यमान यहां पाएगा। चलिए इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में कुछ लिख बोलो तो लिख देंगे, हम लिख दें। हाँ यहां मैं लिख दे, ध्यान दीजिए। माना कि 3 कणों का द्रव्यमान m1 m2 तथा m3 है। एक बिंदु O है, जिसे एक बिंदु O है जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r1 r2 तथा r3 है। ये समझे आप लोग, मैंने क्या लिखा। माना कि 3 कणों का द्रव्यमान m1 m2 तथा m3 है, एक बिंदु O है जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरियां क्या है, r1 r2 प्लस r3 है। ले लिया। अब देखिए फिर से देखिए, पॉइंट ऑफ रोटेशन से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, पॉइंट ऑफ रोटेशन से r दूरी पर द्रव्यमान केंद्र है। पॉइंट ऑफ रोटेशन से r दूरी पे क्या है, द्रव्यमान केंद्र। इसके बारे में हम लिख दिया ना, जो मैंने ये जो चित्र बना हुआ है उसके बारे में आप लिख दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ m1 कितना होगा बोलो तो, इसका मोमेंट कितना होगा एक। अब हम प्रत्येक कण का आघूर्ण निकालेंगे कि ये वस्तु कितने कणों से मिलकर बनी है, सबका अलग अलग मोमेंट निकालेंगे, फिर cm का मोमेंट निकालेंगे। बात समझ रहे हो ना। चलिए, तो सबसे पहले m1 है, इसका मोमेंट क्या होगा बोलिए तो, m1 r1। अब आइए
मोमेंट ऑफ M2, मोमेंट ऑफ M2, इसका मोमेंट कितना होगा? M2R2, M2R2। फिर आइए मोमेंट ऑफ M3 कितना होगा? इसका मोमेंट कितना होगा? M3R3। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी कुछ देर पहले, सबका मोमेंट अलग अलग होगा। अब ध्यान दीजिएगा फिर से, मोमेंट ऑफ CM, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ CM कितना होगा ये बताइए? M1 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3। देख रहे हैं ये मोमेंट किसका है? CM का। ये मोमेंट किसका है? CM का। ये मोमेंट M1 का, ये मोमेंट M2 का, ये मोमेंट M3 का, और ये मोमेंट CM का। सबका मोमेंट मैंने अलग अलग निकाला है, सबका मोमेंट मैंने अलग अलग निकाला है। अब करना क्या है, होता क्या है ये सुनिए। होता ये है, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ एवरी पार्टिकल्स। यानी कि द्रव्यमान केंद्र का जो आघूर्ण होगा, द्रव्यमान केंद्र के आघूर्ण का मान वस्तु जितने कणों से मिलकर बना है, प्रत्येक कणों के आघूर्ण के मान के योगफल के बराबर होता है। ये ऐसा होता है, वो हम लोग अभी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इधर देखिएगा, देखिए देखिए हम नीचे में लिख रहे हैं, यहां देखो, यानी कि मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यही है ना? अरे मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यही है ना? मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एवरी पार्टी, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ एवरी पार्टिकल्स। चलिए पहले पार्टिकल का मोमेंट M1 R1, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट M2 R2, तीसरे पार्टिकल का मोमेंट M3 R3। ये समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? ये ऐसा होता है सेंटर ऑफ मास का मोमेंट। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास संकेंद्रित होता है, इसलिए इसका जो मोमेंट होगा वो सबके मोमेंट के अकेला बराबर होता है। बात समझे ना? तो ये मैंने लिखा से मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट। अब जैगो पार्टिकल, यहाँ हम 3 पार्टिकल से आप लोग को समझा रहे हैं, 3 पार्टिकल से लेकर समझा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं 3, 5 4 2 6 7 8 जो भी हो। समझ रहे मेरी बात ना? तो चलिए अब क्या निकालना हमें? अब हम R निकालते हैं। क्या निकालेंगे? R। तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा कर, देखिए दिखाई दे रहा है पीछे से? दिखाई दे रहा आप लोग को? दिखाई दे रहा? चलिए अब देखिए R इज इक्वल टू क्या होगा? M1 और फिर M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल में, आगे बहुत यूज होगा, इसलिए पहले मैंने आप लोगों को ये बताया। देखिए R इक्वल टू क्या निकला? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये R क्या है?
ये कैपिटल आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। ये इसका फॉर्मूला निकला है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। क्या फॉर्मूला होगा? m1 r1, m1 r1 किसका? ये मोमेंट किसका हुआ? m1 का। m2 r2, m2 का। m3 r3 मोमेंट किसका? m3 का। और यहाँ m1 प्लस m2 प्लस m3 तीनों कण का द्रव्यमान। अब 5 जो कण रहता, अब 5 जो कण रहेगा तो अब टेंशन नहीं, यहाँ क्या करेंगे? प्लस m4 r4 प्लस m5 r5 बटा प्लस m4 प्लस m5। कोई दिक्कत? समझ गए? ये टॉपिक समझ में आया? आप लोग समझ चुके हैं। अब इससे अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास। गौर से सुने, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। अब दो पार्टिकल लेंगे, दो पार्टिकल्स लेंगे, उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक बार पहले पार्टिकल को पॉइंट ऑफ रोटेशन मान के, एक बार दूसरे पार्टिकल को पॉइंट ऑफ रोटेशन मान के, एक बार सेंटर ऑफ मास को ही पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लेंगे। यानी 3 बार इसे निकाले। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या होगा? पॉइंट ऑफ रोटेशन किसे मानेंगे? पहले पार्टिकल को। केस नंबर 2, पॉइंट ऑफ रोटेशन किसे मानेंगे? दूसरे पार्टिकल को। केस नंबर 3, पॉइंट ऑफ रोटेशन किसे मानेंगे? सेंटर ऑफ मास को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक हमारी कल चलेगी। ठीक है, ओके, चलिए।